ओके वेल, जीएफआर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा हमने फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। बाकी लोगों को बोलें ऑनलाइन आ जाएं प्लीज़। ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। ठीक है, बेटा ये हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बस ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद हम वो रिवाइज कर लेते हैं। ये एक स्लाइड है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। इसके ऊपर आप लोगों को नेट प्रेशर का पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद हम वो कर लेते हैं, मस्कुलस्केलेटल सिस्टम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिएगा कि जो फिल्ट्रेशन है, बेसिकली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर forces 1/5 of the blood fluid through the capillary valve into the glomerular capsule। अभी उसके साथ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम होती है, जिसने ब्लड जो सेल्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, ब्लड सेल्स को पास आउट नहीं होने देती। दूसरी बेसल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल्यूल्स को, स्मॉलर जो मालिक्यूल्स होते हैं उनको तो पास आउट होने देती है, लेकिन लार्जर मालिक्यूल्स को पास आउट नहीं होने देती। जिस तरह ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हो सकते हैं या प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हो सकते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है विस्लर मेम्ब्रेन होती है ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। इसके अलावा अब इसके अंदर होता क्या है कि सेल्यूल्स दैट कैन पास इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, उसके अंदर लेस देन 3 मिली नैनोमीटर्स इजीली पासेस। वो मालिक्यूल्स जिनका डायमीटर्स लेस देन 3 नैनोमीटर होगा तो वो इजीली पास आउट हो जाएंगे। जिसके अंदर वाटर्स आते हैं या शुगर, अगर इनके मालिक्यूल्स का डायमीटर ज़्यादा होएगा तो डेफिनेटली ये पास आउट नहीं होंगे। और इसके अलावा मोर देन 9 नैनोमीटर्स लार्जली प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू। अब ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ये कैसे बनता है, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स आउटसाइड आउट ऑफ द ब्लड और फोर्स रिमेन इनसाइड द ब्लड। अब ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और उसके बाद ग्लोमेरुलाई प्लस कैप्सुलर प्रेशर होता है। ग्लोमेरुलाई के अंदर ओस्मोटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से बन रहा होता है। और ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये बेसिकली फिल्ट्रेट का प्रेशर होता है। ये दोनों मिल के 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बनाते हैं, और जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बन निकलता है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी निकलता है। और ये नेट जो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है ये जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। ये की दी गई है जिसके अंदर ग्लोमेरुलाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, दूसरा ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और कैप कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि फिल्ट्रेट का प्रेशर है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती क्या है कि फिल्ट्रेशन रेट मिलीमीटर ऑफ ब्लड, मिलीलीटर ऑफ द ब्लड फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई ईच मिनट। एक मिनट के अंदर
ग्लोमेरुलाई से जितना ब्लड फिल्टर होता है, ये जितने ml ऑफ ब्लड फ्लूइड फिल्टर होता है, दैट इज नोन एज GFR। अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं GFR के ऊपर, जिनके अंदर टोटल फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया है। अगर सरफेस एरिया कम होएगी तो डेफिनेटली GFR कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी टू फ्लूइड या सेल्यूट्स है। अगर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी कम हो जाएगी, मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं रहेगी, तो अगेन ये GFR कम होना शुरू हो जाएगी। या तीसरा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर कम होगा तो अगेन GFR मेंटेन नहीं होगी। जो नॉर्मल GFR है वो 125 ml पर मिनट है, जो कि 7.5 लीटर पर आवर बनती है और 180 लीटर पर डे बनती है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग GFR, जिसके अंदर ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होएगा तो रिजल्ट में GFR कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हाइपोवोलीमिक शॉक है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन के अंदर भी जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं कि कंट्रोल कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक इंट्रिंसिक कंट्रोल है, ये किस तरह रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में टुमारो इंशाल्लाह इसको रिपीट कर लेंगे सिर्फ, लेकिन आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि लिखा हुआ क्या क्या है, ताकि आप लोगों की जो क्वेरी होगी मैं उसको ईजिली रिप्लाई कर सकूँगा। ओके, इंट्रिंसिक कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर रीनल ऑटो रेगुलेशन आती है। अब ऑटो रेगुलेशन ये है, ही रेट ऑफ फिल्ट्रेट होता है, प्रोडक्शन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद रीअब्जॉर्प्शन रेट। बायोजेनिक मैकेनिज्म्स होता है, जिस सर्कुलर मसल्स अराउंड द ग्लोमेरुलाई आर्टरियोल्स रिएक्ट्स करते हैं। आर्टरियोल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन होती है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जब डिक्रीज होएगा तो वेजो डायलेशन को लीड कर रहे होते हैं। और ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर मिकोला डेंजा के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये सेल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को डिटेक्ट कर रहा होता है। मिकोला डेंजा, जिसमें हमने ये कहा था कि ये सोडियम या साल्ट कंटेंट ऑफ जो ब्लड होता है या वाटर होता है उसको असेस कर रहा होता है। अगेन अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो वेजो डायलेशन, कंसंट्रेशन होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है, जो कि रीनन होता है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रीनन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये लार्ज अमाउंट में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करने के बाद एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन मजीद सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देता है। ये फैक्टर्स हैं जो कि रीनन को रिलीज करवा रहे होते हैं, लाइक रिड्यूस स्ट्रेच ऑफ द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। दूसरा, स्टिमुलेशन बाय मिकोला डेंजा सेल्स। तीसरा, स्टिमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल बाय सिंपैथेटिक डिवीजन। ओके, ये हम इंशाल्लाह फिर कल क्लास में कर लेंगे। बाकी हम उसको देख लेते हैं, हम उसको स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कल हम रास सिस्टम और एडीएच को दोबारा देख लेंगे। ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन, ट्यूब पैसिव और एक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैसिव ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है और एक्टिव कहाँ पे हो रही होती है। इसके अलावा हम नॉन अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, कहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं, और अब्जॉर्प्शन डिफरेंट रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। ट्यूबुलर सेक्रीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम पोटाशियम, क्रिएटिनिन, अमोनिया और ऑर्गेनिक एसिड्स और ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बाकी जो रीनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पर डे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रीनल क्लियरेंस भी कल डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो रह जाएगा यूरन की कंपोजिशन के बारे में भी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करते हैं कि अगर पेशेंट हाइड्रेटेड है तो उसको किस कलर का यूरन होएगा। और बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी एक दो डिसऑर्डर्स हम देख लेंगे। ठीक है।
अभी हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके वेट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमने इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। बोन्स के फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, टाइप ऑफ बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? बेटा जो बुक में नहीं है, बेटा मसल जितने पढ़े हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जितना पढ़ा है वो डेफिनेटली आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी एमसीक्यूज वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से ही कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। ओके, तो हम फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के? अगर हम बोन्स के फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? बेटा पीपीटी से कर लें तो भी ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। बुक से कर लें तो भी ठीक है, बुक में से भी वही चीज़ें हैं। स्लाइड से भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं। बुक में कर लें उसके बाद स्लाइड्स को रीड कर लीजिएगा तो भी कोई मसला नहीं है। तो भी ये सेम चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसके अलावा। ठीक है, अटैचमेंट दे रहे होते हैं इसके अलावा। हीट प्रोडक्शन स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली यस। तो ये मसल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओपनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ पैसेज, बेटा स्फिंक्टर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मूवमेंट इसके अलावा। ठीक है, चलो इसको हम वन बाई वन देख लेते हैं। उस दिन भी आपको मैंने बताया था कि जो मसल्स होते हैं ये बेसिकली स्पेशलाइज कंट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं डेफिनेटली। बॉडी को मूवमेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलाउ करवा रहे होते हैं बेटा डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है, ये कंट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। अगर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा और डेफिनेटली मिनरल स्टोरेज भी करते हैं बेटा कैल्शियम फास्फेट की, लेकिन ये बोन्स के अंदर मेनली जो स्टोरेज हो रही होती है ना मिनरल की, ये कैल्शियम और फास्फेट की, तो वो बोन्स के अंदर ज़्यादा हो रही होती है। और जब कोई डिसऑर्डर्स होता है तो बोन से ये जो मिनरल स्टोर पड़े होते हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं और डेफिनेटली मूवमेंट में बेटा हेल्प करते हैं।
बेटा मसल बुक में नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल कि बुक के अंदर मसल ना हो? बेटा बुक के अंदर मसल हैं। ओके बेटा मसल तो कर लें, एटलीस्ट बोन हम दोबारा कर लेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्केलेटन को सामने रख के आप लोगों को एक ही चीज़ बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मसल्स बेटा हैं आपकी बुक के अंदर, और ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं ये बुक में से ही ली हुई हैं चीज़ें मैंने। अच्छा बोन्स के साथ उन्होंने शो किया हुआ और मैंने सेपरेट इसकी पीपीटी बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन बेटा ज़रूर है के अंदर ना, बुक के अंदर मेंशन है। ओके बेटा बुक में ढूंढ लेना, ये पेज नंबर भी आप लोगों को बता रहे हैं पढ़ने वाले लोग के, 445 पेज के ऊपर हैं। मसल्स के बारे में लिखा गया है, हेड नेक फोर आर्म लेग के स्केलेटल मसल्स। अच्छा याद नहीं होते बेटा, बहुत ईजी हैं। आप एक पेज लें, पेज के ऊपर आप एक स्केच डायग्राम बनाएं। बनाने के बाद आप उनके मसल्स के बारे में लिख दें कि यहाँ यहाँ पे ये मसल्स पड़े हैं, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा याद करना। ठीक है। तो जो मसल्स होते हैं ये इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कंट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं, इसलिए इनको फाइबर्स भी कहा जाता है, फिब्रल्स भी कहा जाता है। ठीक है। थ्री टाइप्स के होते हैं मेनली, स्मूथ होते हैं, कार्डिक होते हैं और स्केलेटल होते हैं। एग्जैक्टली exactly. Skeletal muscle is the only organ of muscular system definitely, or skeletal muscle is composed of skeletal muscle tissue and also contain nervous tissue, blood vessels और connective tissue. ओके बेटा 455 पेज के ऊपर ये टॉपिक है। अगर आपके पास बुक है रोशन विल्सन की तो उसकी 455 पेज के ऊपर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू कि आप लोगों ने बता दिया है, बाकी लोगों की हेल्प हो गई है। ओके जो स्केलेटल मसल होते हैं बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू एंड आल्सो कंटेन नर्व टिश्यू, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल टिश्यू। इसके अंदर जो स्केलेटल मसल है मेल्स के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन 40% है और 32% फीमेल्स के अंदर होता है, और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये 10% होती हैं। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू मसल्स आर एक्साइटेबल और इरिटेबल। अब मसल्स के अंदर कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन हो रही होती है, और ये कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन इसलिए होती है क्योंकि जो मसल्स होते हैं ये डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ओके अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इनके अंदर जो एबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है या एक्साइटेबिलिटी की एबिलिटी है या कंडक्टिलिटी की एबिलिटी है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा ये इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ये स्ट्रेच भी कर जाती हैं, कंट्रैक्ट भी कर जाती हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है कि इनको इलांगेट भी किया जा रहा होता है। अब इसी तरह इनके अंदर मेनली जो कंट्रैक्टाइल होते हैं दे कैन बी शॉर्टन इन द लेंथ। कंट्रैक्शन जैसे ही होएगी ये लेंथ में शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, जब एक्सटेंड होएंगे तो ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेच भी हो सकते हैं। और या इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब इनको मूव करवाया जाएगा तो ये अगेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं, इसलिए इनको इलास्टिक मसल्स भी कहा जाता है, ये इलास्टिसिटी भी होती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो मसल्स हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट परमिटिंग मसल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जिसके अंदर मूवमेंट है,
स्टेबिलिटी है, कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेजेस है और हीट प्रोडक्शन है। ये वन बाय वन हमने 4 चीज़ें पहले भी डिस्कस की थी, आज भी हम कर लेते हैं कि ये मूवमेंट कैसे कराते हैं, स्टेबिलिटी किस चीज़ की मेंटेन करते हैं, या कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग और पैसेज को किस तरह मेंटेन करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हीट कैसे प्रोड्यूस करवाती हैं। तो मोस्टली जो हीट प्रोडक्शन हो रही होती है ये मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हो रही होती है। जब मसल शिवर कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। पहली जो फंक्शन है वो मूवमेंट है। अब जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि जो स्केलेटल मसल हैं ये अटैचमेंट करवा रहे होते हैं टू बोन्स बाय द टेंडन्स, इंस्टेड ऑफ दैट क्रॉस जॉइंट्स सो दे कंट्रैक्ट बोन्स, दे अटैच टू मूव। अब जितनी भी बोन्स हैं दैट आर कवर्ड बाय द मसल्स। अब अगर बोन्स की जैसे ही मूवमेंट होती है तो जो मसल्स हैं वो साथ में मूव कर रहे होते हैं, तो वी कैन आल्सो से कि ये बोन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। जो मसल्स हैं बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर जितने भी मिनरल अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं ये मसल हेल्प आउट कर रहे होते हैं अब्जॉर्प्शन में। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं कि फाउंड ऑन दी आर्गन वॉल, जितने भी आर्गन्स हैं उनके ऊपर मेनली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उन आर्गन की प्रोटेक्शन अगेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल की जैसे ही कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है तो ऑर्गन के अंदर जो कंटेंट होता है वो मूव कर रहा होता है। जिस तरह हमने हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर की बात की थी तो वहाँ भी स्मूथ मसल प्रेजेंट थे। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो वहाँ से जो सिक्रीशन पेंक्रियाज से आ रही होती थी, लीवर से आ रही होती थी, गॉल ब्लेडर से आ रही होती थी, वो स्टोर हुई होती थी, तो उसके रिजल्ट में वो ड्यूडिनम के अंदर ट्रेन हो रही थी। इसी तरह अगर हम गॉल ब्लेडर की बात करें तो गॉल ब्लेडर के अंदर भी कंट्रैक्शन होती है। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन जैसे ही होएगी, ऑर्गन मूव करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो उसकी सेक्रीशंस होती हैं वो मूव करना शुरू कर देती हैं। कार्डिक मसल्स होते हैं तीसरे, दैट आर प्रोड्यूसेस एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन काज करवा रहे होते हैं कि एट्री और वेंट्रिकुलर सेम टाइम पे कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती हैं। अगर एटीरियल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होगी तो उसके अंदर उसके रिजल्ट में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पम्प ब्लड फ्रॉम दी हार्ट इनटू दी ब्लड वेसल्स। अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो अपना सारा ब्लड एओर्टा के अंदर भेजेगा और एओर्टा क्या करता है, आगे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी, दैट वाज अबाउट द मूवमेंट। हमने तीनों मसल की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं। दूसरा फंक्शन था स्टेबिलिटी को। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं दैट आर स्टेबलाइज्ड, ये जो बोन के जॉइंट्स होते हैं दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय द मसल्स। अगर बोन्स के ऊपर, ये जॉइंट्स के ऊपर मसल्स नहीं होंगे तो वो जॉइंट्स, उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसी तरह जो स्मॉल मसल्स हैं उन्होंने वर्टिब्री को भी होल्ड करके रखा हुआ है ताकि जो स्पाइनल कार्ड है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। जैसे ही मसल की कोई डिजीज़ हो जाती है या मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में जो स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स है, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स है वो मेंटेन नहीं होती। तीसरी चीज़, तीसरा जो फंक्शन था वो कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग और पैसेज है। जिस तरह हमने स्फिंक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम जीआईटी की बात करें तो हमने कार्डिक स्फिंक्टर के बारे में बात की थी, पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात की थी, हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर की बात की थी, इलियोसिकल वाल्व की बात की थी। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं इनको भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। दीज आर आल्सो मेड बाय द मसल्स। इसके अलावा इनके अंदर वाल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फॉर्म्ड बाय द मसल डेफिनेटली, और कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द पैसेजेस। अब देखें अगर आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात की है या कार्डिक स्फिंक्टर की बात की है तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है दैट इज़ बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब जैसे स्टमक से चीज़ें पास आउट होने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं तो वो वापस मूव नहीं करने देता, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है। सेम कंडीशन विद द कार्डिक स्फिंक्टर। जैसे ही एसोफेगस से चीज़ें स्टमक के अंदर जाती हैं अनटिल अनलेस देयर इज ए डिफॉर्मिटी लाइक गर्ड है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है, तो उसके रिजल्ट में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एसोफेगस के अंदर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही कार्डिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं या स्टमक के कंटेंट्स हैं वो एसोफेगस के अंदर नहीं मूव कर सकते। Other example is urethral sphincter prevents or allow urination. अब यूरिथ्रल स्फिंक्टर ये भी अगेन इंटरनल और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि ऑटोनोमिक और इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आ रहे होते हैं।
चौथा फंक्शन जो था वो हीट प्रोडक्शन का था। हीट इज रिलीज्ड विद मसल कंट्रक्शन। अब मसल कंट्रक्शन या मसल के अंदर जैसे ही शीवरिंग होगी तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। अब ये हीट प्रोडक्शन क्यों होती है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए। सपोज अगर इसकी एग्जांपल आप ले लेते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है, ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है, तो आपकी जो बॉडी है वो शीवर करना शुरू कर देती है। जैसे ही शीवर करेगी तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? शीवर करने के रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है और साथ में बिहेवियरल चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम करवाना हो, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो बॉडी का टेम्परेचर जब कम करवाना हो तो मसल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि शीवरिंग हो, बल्कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे स्वेटिंग होएगी तो उसका जो इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट मसल्स के ऊपर पड़ता है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है। और मूविंग योर बॉडी कैन मेक यू वार्मर इफ़ यू आर कोल्ड। अगर आपकी बॉडी कोल्ड हो रही है तो उसके रिजल्ट में बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू आप मूव करेंगे टूवर्ड्स हॉट इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू क्या क्या होते हैं? मसल की जो सेल्स होते हैं उनको मायोसाइट्स कहा जाता है या मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। सार्कोलीमा होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स को सार्कोलीमा कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और जो मायोफिब्रल्स होते हैं, दीज आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इन द सार्कोप्लाज्म, और इनकी अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स इज ए मायोफिब्रल दैट प्रोड्यूसेस स्ट्राइएशन। अब इनके अंदर स्ट्राइएशन आ रही होती है जो कि मेनली फिलामेंट्स के अरेंजमेंट करवा रही होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। स्केलेटल मसल्स होते हैं, इसके अलावा कार्डिक मसल्स होते हैं, और विस्कस स्मूथ मसल्स होती हैं। ये इनके अंदर स्ट्राइएशन होती है। अब इनका मेनली डिफरेंस क्या है कि ये स्लाइड्स के ऊपर है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनकी लोकेशन स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट होती है और फंक्शन मेनली मूवमेंट करवा रहे होते हैं, हीट और पोस्चर में फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। लेकिन अपीयरेंस अगर इनकी देखी जाए तो इनके अंदर स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइएशन बेटा एक तरह की पार्टीशन होती है। बेसिकली इनके अंदर जो सार्कोमेयर्स होते हैं ना, उन्होंने बैंड बनाए होते हैं, सीरीज ऑफ बैंड्स होती हैं उनके अंदर, तो उनकी जो अपीयरेंस आ रही होती है उनको स्ट्राइएशन कहा जाता है। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लियड होते हैं और फाइबर्स होते हैं, ये पैरेलल इन शेप होते हैं। लेकिन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो दीज आर वोलेंटरली इन नेचर। दूसरा होते हैं कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल मेनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करना होता है। इसके अंदर भी स्ट्राइएशन होती है। वन सेंट्रल न्यूक्लियस होता है लेकिन इनवोलेंट्री इन नेचर्स होते हैं। और दूसरे तीसरे विसरल मसल्स होते हैं, विसरल स्मूथ मसल्स होते हैं। विसरल स्मूथ मसल्स पेरिस्टालसिस करवा रहे होते हैं लेकिन इनके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती और इनवोलेंट्री इन नेचर्स होती हैं। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल वोलेंट, ये सॉरी स्केलेटल मसल और जो स्केलेटल मसल ओनली वोलेंट्री इन नेचर्स होते हैं, और बाकी जो कार्डियक और विसरल मसल हैं दीज आर इनवोलेंट्री इन नेचर्स। विसरल मसल मेनली जीआईटी के अंदर पाए जाते हैं, यूट्रस, आई और ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जिनका जो फंक्शंस होती हैं लाइक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाना है, प्यूपल साइज को मेंटेन करवाना है, वूज फ्लश को मेंटेन करवाना है, पेरास्टालसिस को मेंटेन करवाना है। लेकिन अगर इनके पेरेंट्स की बात करें तो वन सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, लेकिन इनवोलेंट्री इन नेचर होते हैं। ये स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आ सकता है कि जो डिफरेंस है थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के अंदर वो क्या क्या है। इसके अलावा टाइप ऑफ मसल टिश्यू के अंदर स्केलेटल मसल्स फाइबर रिस्पॉन्ड टू न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एसिटाइलकोलिन एक ऐसा रिसेप्टर्स है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर रिलीज हो रहा होता है और ये मसल की कंट्रैक्शन काज करवा रहा होता है। जैसे ही इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है या रीअपटेक हो जाती है तो मसल रिलैक्स कर जाती हैं।
इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। जैसे ही एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर रिलीज होती है तो जितनी यूटिलाइज होना होता है यूटिलाइज हो जाता है, रिमेनिंग जो होता है उसको एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स होता है वो उसको डिग्रेड कर देता है। Muscle fibers respond to neurotransmitter that is acetylcholine or causes skeletal muscle to contract. Following a contraction, muscle releases an enzyme that is known as acetylcholine esterase or acetylcholine esterase break down the acetylcholine। वो जो secreted neurotransmitter न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो secreted acetylcholine पड़ी थी उसको इसने डिग्रेड करवा देना होता है। ओके, ब्रेक डाउन एसिड इसके अलावा अलाउ मसल टू रिलैक्स और मसल को रिलैक्सेशन काज करवा रहा होता है। मसल टिश्यू जिसके अंदर स्मूथ मसल आता है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन द आइरिस ऑफ द आई एंड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं और ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। विसरल स्मूथ मसल्स होते हैं इन दी वॉल्स ऑफ दी हॉलो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस ये होती है कि एक रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। वेव ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। रिदमिक कंट्रैक्शन दैट पुशेस द सब्सटेंसेस थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द बॉडी, जिस तरह हमने स्मूथ मसल जीआईटी के बारे में बात की थी या विसरल मसल की बात की थी कि वो चर्निंग और चैपिंग करवा रहे होते हैं और उसके बाद मास मूवमेंट करवा रहे होते हैं, या जो बोलस होता है ये एसिड काइम होता है वो मूव कर रहा होता है। तो ये पेरिस्टाल्सिस, मास मूवमेंट, ये चर्निंग और चैपिंग मेनली जीआईटी के अंदर मसल प्रेजेंट होती हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। इसमें भी अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन जिनमें एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, विल कॉज और इनिबिट कंट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन स्मूथ मसल टाइप, कौन से इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कार्डियक मसल्स जिसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल को एक दूसरे के साथ इन्होंने कनेक्ट किया होता है और अलाउ द फाइबर्स इन द ग्रुप टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स टुगेदर, और अलाउ जो हार्ट है उसको एज ए सिंसीटियम के तौर पे काम करवाने में हेल्प आउट करवा रहा होता है, ये एक्ट एज ए पंप। इसके अलावा इसके अंदर सेल्फ एक्साइटिंग एबिलिटी होती है, लेकिन कोई भी नर्व स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। इसके अंदर नर्व स्पीड अप और स्लो डाउन कंट्रैक्शन, जिसको हमने टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का नाम दिया था कि ये थ्रू नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, जो कि सिंपैथेटिक डिवीजन है हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को कम कर रही होती है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है अगेन इसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन है ये हार्ट रेट को स्लो करता है और जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये हार्ट रेट को ज़्यादा कर रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स, इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में ये प्रोड्यूस हो रही होती है। प्रोड्यूस कब होगी? जब सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगी। अगर सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब ये जो एटीपी है ये क्यों ज़रूरी है? इसने मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करना होता है। मसल्स सेल मस्ट हैव 3 ways टू स्टोर और मेक एटीपी, जिसमें क्रिएटिनिन फॉस्फेट है जो कि रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें बॉडी स्टोर ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन अगर स्मॉल अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस हुई है, जो उसकी रिक्वायर अमाउंट थी वो फिल नहीं हुई, तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है और इसको ऑक्सीजन डेप्ट भी कहा जाता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो पायरुविक एसिड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड मसल फटीग करा रहा होता है, उसको ऑक्सीजन डेप्ट भी कहा जाता है। अब ऑक्सीजन डेप्ट बेसिकली क्या है कि जब मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उनको कंटिन्यूस अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें ना उसे ऑक्सीजन मिल रही है ना ग्लूकोज मिल रही है, तो उसके रिजल्ट में मसल्स के अंदर पायरुविक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब पायरुविक एसिड को अगेन ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है,
लेकिन अगर अगेन ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो दैट पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिडोसिस काज करवा रहा होता है, और लैक्टिक एसिडोसिस होने के रिजल्ट में जो मसल्स हैं उनके अंदर फटीग प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है, द लीवर फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर मोर एनर्जी एंड ऑक्सीजन टू मेक एटीपी। अब ये जो लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो चुका होता है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी चाहिए होती है, लेकिन लीवर क्या करवाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को तो कन्वर्ट करता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अगर कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है तो अगेन जो एटीपी है वो नहीं बनेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज के नए मालिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन मिलके एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ये लैक्टिक एसिड इलिमिनेट या लिबरेट होना शुरू हो जाता है। लिबरेट होएगा, जो मसल फटीग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मसल फटीग कैसे होती है? कंडीशन इन विच द मसल हैज़ लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, जिसके अंदर डिफरेंट काजेज होती हैं। मेनली अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो सकता है, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी या मसल के अंदर फटीग हो जाती है। लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन एक चीज़ है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी मसल, या मसल तक ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, इसी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है। बेटा लैक्टिक एसिड से एटीपी नहीं बनती, लैक्टिक एसिड से एटीपी नहीं बनती, अगर एटीपी नहीं होएगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, पायरुविक एसिड बनेगा। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अगेन ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है, या एटीपी चाहिए होती है। अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को अगेन ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है, या एटीपी सफिशेंट अमाउंट में चाहिए होती है। ओके वेल, तो डिफरेंट काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं मसल फटीग की? पहली काज ये है कि अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो चुका है जो कि फटीग काज कर रहा होता है, ये लैक्टिक एसिडोसिस हो गई है मसल के अंदर। दूसरा, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ब्लड सप्लाई मसल की तरफ कंप्रोमाइज़ हो गई है, लाइक कोई ब्लॉकेज आ गई है ब्लड वेसल के अंदर, या अनफॉर्चुनेटली ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, या उस एरिया को जो ब्लड सप्लाई कर रही थी वो ब्लड वेसल कट ऑफ हो गई है, और उसको साथ में कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं थी, तो अगेन मसल के अंदर फटीग होना शुरू हो जाएगी और मसल डैमेज भी हो सकता है। बेटा ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की सप्लाई से फटीग हो रहा होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा। हाइपोक्सिया अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को कम्युलेट करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल एसिड है, ये भी एसिडोसिस काज करवा देती है, अगेन मसल फटीग होना शुरू हो जाती है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट हो जाते हैं, वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगेन लैक्टिक एसिडोसिस काज करवा रही होती है और मसल फटीग हो रही होती है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल जो कि मसल सप्लाई कर रही थी, तो उसकी ब्लॉकेज हो गई है, उसके अंदर कोई आर्थोमा फॉर्मेशन आ गई है, या वो कट ऑफ हो गई है, तो ये मसल के अंदर फटीग काज करेगी, और एट द एंड क्या होगा कि मसल की डेथ हो सकती है, मसल की नेक्रोसिस भी हो सकती है। ए मोटर न्यूरॉन लूजेज इट्स एबिलिटी टू रिलीज एसिटाइलकोलिन इनटू द मसल फाइबर, ये एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो न्यूरोनल कंट्रोल है, जिसने एसिटाइलकोलिन को रिलीज करना था वो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी तो जो मसल की कंट्रैक्शन है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी तो मसल जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, और ये हार्ड मसल अगेन मसल फटीग काज कर रहा होता है, जिसको मसल फ्लैसिडिटी भी कहा जाता है कि मसल फ्लैसिड हो गए हैं या पैरालाइज हो गए हैं, तो उसके रिजल्ट में भी मसल फटीग होना शुरू हो जाती है। ओके, स्केलेटल मसल के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्केलेटल मसल क्या क्या हैं। मेनली स्केलेटल मसल्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, इसकी कंपोजिशन के अंदर चीज़ें आती हैं। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू बाय जो कवरिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करें तो फेशिया होता है। फेशिया क्या होता है? जिसने पूरे मसल को कवर किया होता है और एक दूसरे को सेपरेट करा रहा होता है।
एपिन्यूरोसिस होती है टफ शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है मेड ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये मसल टू अनदर मसल अटैचमेंट करवाती है। टेंडन क्या होता है? टेंडन एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है और ये मसल टू बोन अटैचमेंट करवा रही होती है। आपने एपिन्यूरोसिस को लिगामेंट भी बोला था, तो ये लिगामेंट भी इसको कह सकती हैं कि एपिन्यूरोसिस जो होते हैं ये मसल टू मसल अटैचमेंट करवा रही होती है। अब इसकी अगर हम कवरिंग की बात करें तो एपीमायोसियम होती है ए थिन कवरिंग दैट इज जस्ट बिलो द फेशिया ऑफ द मसल एंड सराउंड द एंटायर मसल। अब जैसे ही जो फेशिया ऑफ द मसल होता है उसके नीचे जो कवरिंग पड़ी होती है उसको एपीमायोसियम कहा जाता है, और इसने इंटायर जो मसल्स होता है उसको कवर किया होता है। पेरीमायोसियम होती है। पेरीमायोसियम क्या करती है कि ये मसल्स को या कनेक्टिव टिश्यू को मसल्स के अंदर डिवाइड करके सेक्शन बना देती है, और वो जो सेक्शंस होते हैं उनको फेसिकल्स कहा जाता है। और तीसरी जो लेयर होती है उसको एंडोमायसियम कहा जाता है। एंडोमायसियम इंडिविजुअल इंटायर सेल को सराउंड कर रही होती है। जैसे डिवीजन हो जाती है तो डिवीजन होने के रिजल्ट में इंटायर सेल बनते हैं। इंटायर सेल को ये इंडिविजुअल सेल बनते हैं। जब इंडिविजुअल सेल को जो कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रही होती है उसको एंडोमायसियम कहा जाता है। एपीमायसियम, पेरीमायसियम और एंडोमायसियम ये 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की जिन्होंने मसल्स को सराउंड किया होता है। बेटा लेयर्स के बारे में बताया था कि कौन सी लेयर्स होती हैं कवरिंग, जिसमें फेशिया और एपीमायसियम के बारे में भी बताया था, और फेशिया और एंडोमायसियम के बारे में बताया था कि अगर इंडिविजुअल मसल्स को कवर कर रही है तो वो एंडोमायसियम है, अगर इंटायर मसल को कवर कर रही है तो दैट इज फेशिया। ये एमसीक्यू बताया था बेटा, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं लाइक पेरियोस्टियम होती है सॉरी फेसिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये पेरीमायसियम है, उसने जो मसल्स हैं इंडिविजुअल मसल्स उनको कवर कर रही होती हैं। ओके, लेयर्स बेटा रिपीट कर देता हूँ। लेयर्स के में हमने 3 लेयर्स डिस्कस की हैं। वन इज एपीमायसियम, पेरीमायसियम और एंडोमायसियम। जो एपीमायसियम होती है बेटा ये फेशिया के नीचे कवरिंग होती है जिसने मसल को सराउंड किया होता है, उसको एपीमायसियम कहा जाता है। उसके बाद पेरीमायसियम होती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होती है तो उसके सेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं और सेक्शंस को फेसिकल्स कहा जाता है। वो लेयर जो कि फेसिकल्स को कवर कर रही होती है उसको पेरीमायसियम कहा जाता है। और तीसरी है एंडोमायसियम। एंडोमायसियम बेटा ये होती है कि जैसे ही इनकी डिवीजन हो जाती है ना, फेसिकल्स बन जाती हैं, तो इंडिविजुअल मसल्स को जो कवर कर रही होती है उसको एंडोमायसियम कहा जाता है। सिंपल एज। ये देखिएगा इसमें सेटेलाइट सेल्स हैं, ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कोई स्टिमुलाई आता है तो उसको रोल आउट करवा रहे होते हैं। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। पेरीमायसियम है और एंडोमायसियम दिखाई गई है। सार्कोप्लाज्मा, सार्कोलीमा, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा अटैचमेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होती है। ओरिजिन वो एरिया होता है जिसकी अटैचमेंट लेस मूवेबल बोन के साथ होती है, और इंसर्शन वो एरिया होता है, वो अटैचमेंट होती है जिसकी मोर मूवेबल जॉइंट के साथ अटैचमेंट होती है। थैंक यू बेटा। ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन इन दोनों में ये फ़र्क है कि ओरिजिन एक ऐसी अटैचमेंट जो कि लेस मूवेबल जॉइंट के साथ होती है, और इंसर्शन एक ऐसी अटैचमेंट जो कि मोर मूवेबल जॉइंट के साथ होती है, तो उसको कहा जाता है इंसर्शन और ओरिजिन। ठीक है, अब इसके अंदर जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं मसल, ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनमें प्राइम मूवर्स होते हैं, सिनर्जिस्टिक्स होते हैं और एंटागोनिस्ट्स होते हैं। ये 3 बेटा मूवमेंट में मसल ग्रुप ऑफ मसल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मूवर क्या होते हैं कि मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मूवमेंट। कोई भी मसल की मूवमेंट्स होनी है तो प्राइम मूवर हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। दूसरा सिनर्जिस्टिक्स होते हैं। सिनर्जिस्टिक्स ने क्या करना होता है कि वो जो जॉइंट्स हैं जिसकी मूवमेंट करवानी होती है विद द मसल, इन्होंने हेल्प आउट करवाना होता है कि जॉइंट की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करवा रहे होते हैं और साथ में मूवमेंट को भी स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। और तीसरे जो होते हैं ये एंटागोनिस्ट होते हैं।
एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट भी होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि जो प्राइम मूवर होते हैं ना, उनकी मूवमेंट को अपोज करना होता है। प्राइम मूवर ने अगर मूवमेंट करवानी है तो इन्होंने अपोज करना है कि मूवमेंट ना हो, और जैसे ही मूवमेंट हो जाती है उसके बाद इन्होंने मसल को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन करवानी होती है, और रिलैक्सेशन के बाद कंट्रैक्शन करवानी होती है। ये इस तरह मिलके काम कर रहे होते हैं। सिनर्जिज्म या सिनर्जिस्टिक्स, इसमें क्या है कि दोनों मसल्स जॉइंट को स्टेबलाइज करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर क्या होते हैं कि वो मसल्स जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इनकी ये अटैचमेंट है, बॉडी मूवमेंट्स है बेटा, ये आपकी बुक में भी दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाती हैं। फ्लेक्शन क्या होती है कि जब आप बॉडी को बेंड कर रहे होते हैं उसको फ्लेक्शन कहा जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन, अगर बॉडी को आप स्ट्रेटन कर रहे हैं। हाइपर एक्सटेंशन, कि अगर एक्सटेंशन से ज़्यादा, अनाटॉमिकल पोजीशन से ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। और डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि पॉइंटिंग द टो आपको। बेटा ये सिनर्जिस्टिक्स जो होते हैं ये स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, ये बेटा जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हाइपर एक्सटेंशन, कि जब आप नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन से ज़्यादा एक्सटेंड करवाएंगे तो उसको हाइपर एक्सटेंशन कहा जाता है। डॉर्सिफ्लेक्शन, अगर आप टो को अप मूव करवा रहे होते हैं तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन होती है। प्लांटर फ्लेक्शन, अगर टो को डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं। अबडक्शन और अडक्शन में याद रखिएगा कि अबडक्शन का मतलब होता है कि मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द अब्डोमिनल पोजीशन, अबडक्ट करना, दूर लेके जाना। और अडक्शन का मतलब होता है कि ऐड करना, अनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो दैट इज अडक्शन। अबडक्शन, अगर अवे जा रहे हैं तो दैट इज अडक्शन। इसके अलावा सरकमडक्शन होती है कि बॉडी पार्ट को अगर एक सर्कुलर मूवमेंट में मूव करवाना, या एक बाजू को आप सर्कुलर मूवमेंट करवा रहे हैं तो इसकी सरकमडक्शन है। प्रोनेशन होती है टर्निंग द पाम ऑफ हेड डाउन, अगर डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं तो प्रोनेशन है, अगर अप मूव करवा रहे हैं तो स्पाइनेशन है। डाउनवर्ड प्रोनेशन, अपवर्ड स्पाइनेशन। इन्वर्जन होती है 16 फीट को अगर आप मिडिली मूव कर रहे हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन बेटा मिड लाइन, मिड लाइन की बात कर रहे हैं। इन्वर्जन और ईवर्जन होती है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप मिडिली मूव करवा रहे हैं तो इन्वर्जन है, अगर लेटरली मूव करवा रहे हैं तो ईवर्जन है, अगर पोस्टीरियरली मूव करवा रहे हैं तो रिट्रैक्शंस हैं, अगर इंटीरियरली मूव करवा रहे हैं तो प्रोट्रैक्शंस हैं। ये इन्वर्जन्स, इवर्जन्स और रिट्रैक्शंस और प्रोट्रैक्शंस। इवर्जन्स और इन्वर्जन्स को ऐसे याद करना है आपने कि जब आप मिडली मूव करवाएंगे फुट को, सोल ऑफ द फुट को, तो दैट इज इनवर्जन्स। और इवर्जन्स जब आप लेटरली मूव करवाएंगे। रिट्रैक्शंस मूविंग बॉडी पार्ट पोस्टीरियरली, रिट्रैक्ट करवाना, रिट्रैक्शन करवाना या रिट्रैक्ट करवाना। और प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है कि इंटीरियरली अगर मूव करवा रहे हैं बॉडी पार्ट को, अगर इंटीरियरली मूव करवाएंगे तो उसको प्रोट्रैक्शन कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अटैचमेंट मसल की स्टार्ट हो जाती है कि अटैचमेंट और ये काम क्या करवा रहते हैं। अब ये एलिवेशंस, एलिवेशन का मतलब होता है कि एलिवेट करना, कोई भी बॉडी पार्ट को एलिवेट करना। फॉर एग्जांपल एलिवेशन ऑफ शोल्डर, एज इन स्लगलिंग एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन शो करना है, ये जो वन शोल्डर है उसको आपने अपवर्ड मूव करवा दिया, दैट इज एलिवेशन। डिप्रेशन, अगर आपने डाउनवर्ड मूव करवा दिया है, शोल्डर को डाउनवर्ड मूव करवा दिया, दैट इज डिप्रेशन। ये अदर बॉडी पार्ट्स भी हो सकती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ शोल्डर को भी आपने डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करवा रही हैं। अब मेजर स्केलेटल मसल के बारे में हमने डिस्कस करना है, जिसमें लोकेशन है, साइज है, एक्शन शेप और नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल्स हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, कल मॉर्निंग में। और ये आप हेड नेक के मसल्स देख लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल हैं, स्प्रिंगिस है, कैपिटस है, फ्रंटालिस है, ऑर्बिकुलरिस ओलियस हैं। ठीक है, मिजेटर हैं, ज़िगमेटिकस हैं। ये सारे जो मसल्स हैं ना, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो इनकी मूवमेंट्स आपको और ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी।
ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ये मसल्स रिमेनिंग जो हैं ये कर लेंगे, और जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर रीनल सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। अब बेटा इस आसानी से हो जाएंगे ना, आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे ये हेड और नेक के ये मसल्स हैं और उनके फंक्शंस आपको याद हो सकती हैं। फंक्शंस आपकी डेली लिविंग में हैं कि आप अगर आई को मूव मूव करवा रहे हैं, नेक को मूव करवा रहे हैं, हेड को आप मूव करवा रहे हैं, डोन मूव करवा रहे हैं, बस मूवमेंट आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन काम सिर्फ क्या करना है आपने कि मसल्स के नाम याद करने हैं। लाइक हेड को रोटेट करवा रहे हैं, बेंड करवा रहे हैं, साइड पे मूव करवा रहे हैं, और चेस्ट के जो मसल्स हैं वो आपको पता ही है, इनहेलेशन और एक्सलेशन के साथ हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। सिर्फ नाम याद करने की ज़रूरत है। डायाफ्राम है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायाफ्राम का ये फंक्शंस हैं। बाकी मसल्स इट्स सेल्फ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों ने डिफ़िकल्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, लेकिन उसके लिए मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैंने ग्रुप म्यूट किए होते हैं और जब मैं देखता हूँ तो फिर ही मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM। बाकी ये मसल्स एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझाना इजी हो जाएगा, और बाकी रीनल सिस्टम की स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने अपलोड की हुई हैं LMS के ऊपर। वहाँ से आप डाउनलोड करके एक दफ़ा स्लाइड्स भी पढ़ लीजिएगा रीनल सिस्टम की, ताकि आप लोगों को कल रीनल सिस्टम ईजिली समझ आ जाए। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। हैव ए ब्लेस्ड डे। Enjoy your lunch.